हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे और आज एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ हम गुफ्तगू करेंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे। लेकिन किन मामलात पे बात करेंगे? पहले तो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से इबहाम था, अब वो इबहाम ख़त्म हुआ है तो एक नया सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि इस इलेक्शन में कोई लाडला है, कोई सिलेक्टेड है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को तीर अंदाजी का निशाना बनाए हुए है और आज भी बिलावल भुट्टो ने एक जलसे में खिताब करते हुए कहा कि 5 साल सिलेक्टेड का राज भुगता है, अब दोबारा किसी को सिलेक्टेड नहीं होने देंगे। और सिलेक्टेड के इन नारों के साथ, इन तानों के साथ, इन तीरंदाजियों के साथ साथ जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हो रहा है बल्कि दीगर सियासी जमातें भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कहीं ना कहीं इसका इजहार कर रहे हैं और हदफ तनकीद है मुस्लिम लीग नून। और इसी हदफ तनकीद के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये भी इल्ज़ाम है कि जो केयर टेकर सेटअप है, चाहे वो सेंटर में है चाहे वो प्रोविंसेस में है, वो फेवर कर रहा है PMLN को, जिसकी केयर टेकर सेटअप बार बार निगेट करता रहा है, इसकी नफ़ी करता रहा है। लेकिन अब इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे इन इल्ज़ामात में शिद्दत आ रही है। सो निगरान हुकूमत से आज हम ये सवाल भी करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो अपने ऊपर से ये टैग हटाने में कुछ कामयाब नहीं हो पा रही कि कहीं ना कहीं किसी मखसूस सियासी जमात को फेवर किया जा रहा है। इसकी रीज़न क्या है? इलेक्शंस के हवाले से केयर टेकर सेटअप की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, क्योंकि पैसे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने हैं जो कि इंटरिम गवर्नमेंट है और सिक्योरिटी भी इंटरिम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है। इस वक्त जो मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो दहशत गर्दी के हालात हैं, इसके अलावा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को जो बेदखल किया जा रहा है, ज़ाहिर है वो भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। तो इन सारे चीज़ों के दरमियान केयर टेकर सेटअप अपनी जिम्मेदारी इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से किस कदर निभा रहा है, इस पर भी सवालात करेंगे। आज एक और इम्पॉर्टेंट डिबेट जनरेट हो गई जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी और 18वीं तरमीम के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस, कुछ कंसर्न्स का इजहार कर दिया। उनकी प्रेस रिलीज से ऐसे लगा कि जैसे 18वीं तरमीम के बारे में कुछ हलचल हो रही है, कुछ पेशरफ्त हो रही है 18वीं तरमीम में तब्दीली के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने वार्न कर दिया, खबरदार कर दिया कि 18वीं तरमीम में अगर डिक्टेटोरियल तरीक़े से कोई तब्दीली लाने की कोशिश की गई तो वो इसकी मुखालिफत करेगी। ये डिबेट भी आज प्रोग्राम में जनरेट करेंगे कि क्या 18वीं तरमीम कोई ऐसा आसमानी सहीफ़ा है कि जिसमें क़तन कोई तब्दीली नहीं हो सकती, या गुंजाइश इसमें मौजूद है? क्योंकि ज़ाहिर है मैन मेड डॉक्यूमेंट है, इसमें अगर कुछ तब्दीली होना जिसकी ज़रूरत है, क्या होनी चाहिए, क्या वाकई ज़रूरत है, होनी चाहिए, और इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं तब्दीली के हवाले से, 18वीं तरमीम की तब्दीली के हवाले से। सो ये वो मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल, निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा सोलंकी साहब। वालेकुम सलाम। आपने तो मुझे डरा ही दिया। किस मामले के हवाले से? आप जब अपना इब्तदाइया दे रही थी तो आपने फरमाया कि एक बड़ी अहम शख्सियत से गुफ्तगू करेंगे, और मैं यहाँ स्टूडियो में देख रहा हूँ कि बड़ी अहम शख्सियत। आप वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, इंतहाई अहम शख्सियत हैं आप पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहरहाल दैट्स ऑलवेज बीइंग हम्बल ऑफ यू एंड अ पर्सन हु ऑलवेज अपहोल्ड्स ह्यूमिलिटी। और मैं अभी प्रोग्राम से पहले भी आपकी यही तारीफ़ कर रही थी और यह आपकी बेहतरीन खूबियों में से एक है। लेकिन बहरहाल आपकी कुछ दीगर खूबियाँ भी थीं, उनमें से एक ये था कि आपने अभी तक अपने आप को नॉन कंट्रोवर्शियल बनाकर रखा हुआ था, और आप ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा आइन और कानून के पैराए में रहते हैं और उसी के अंदर रहते हुए गुफ्तगू करते हैं। अभी चंद दिन पहले जो आपने सदर मुमलिकत को एक ट्वीट के ज़रिए पैगाम दिया, मैं कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन बहरहाल आपने उनको एक वार्निंग दी, या एक तरह से उनको कहा कि आप अपनी आइनी और कानूनी और पार्लिमानी और जमहूरी हुदूद में रहिए। मुर्तज़ा सोलंकी साहब के बारे में तासुर ये है कि वो इस किस्म के
कंट्रोवर्सी से, इस किस्म के हेड्स ऑन टकराव से गुरेज करते हैं। तो ये क्या वजह है जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपके ऊपर बहुत बैकलैश भी आया एक बार फिर कि ये आपका मैंडेट नहीं है, केयर टेकर सेटअप लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारी जमात के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको डस्टबिन में डाल रहा है। कैसे एड्रेस करेंगे आप उसको? देखें, जब 2 दिन पहले मैंने ट्वीट किया जी, तो वो मुर्तज़ा सोलंकी का मौक़िफ़ नहीं है, वो हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ है, क्योंकि ये मेरा ज़ाती बयान नहीं है, जी, ये हमारी अपनी एक इज्तिमाई सोच है। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पर कितना भी गैर मुतनाज़ा रहने की कोशिश करूं, जी, लेकिन कभी कभार आपका जो मौक़िफ़ है उस पर राय लोगों की तकसीम होती है, और जो मैंने ट्वीट किया उस पे भी लोगों की राय तकसीम है। काफ़ी लोगों ने उसकी हिमायत भी की, निगरान हुकूमत से बाहर कुछ जो सियासी जमातें और जो तज्ज़ियाकार हैं, और कुछ ने उसको अच्छा नहीं समझा, लेकिन ये तो लोगों का हक़ है कि वो इस तरह से करें। तो मेरे ख़्याल में ये बुनियादी तौर पर जो हमारी एक आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है जिसको हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर अगर कोई सवाल उठेंगे, और फिर एक बहुत बड़ा आइनी ओहदा सदर ममलकत, जी, जो कि वफाक की अलामत है, जो कि हमारी मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, जो किसी सियासी जमात के नुमाइंदे के तौर पर उनका किरदार नहीं है, बल्कि पूरी कौम के और पार्लिमान का वो हिस्सा है। जी, तो अगर हमें कहीं नज़र आएगा कि ये मामला जो है वो ठीक नहीं है, तो हम इज़्ज़त और एहतराम और शाइस्तगी के तमाम जो पैराए हैं उनको सामने रखते हुए जो मुख्तलिफ जो नुक्ता नज़र है वो पेश करना जो है वो हमारा हक़। लेकिन सदर साहब ने गलत क्या किया ऐसा? उन्होंने सिर्फ एक ख़त, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़त उनके पास आया, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकवे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पीटीआई यहाँ तक कि आपसे भी बराह रास्त, आपसे मुराद कि आपकी हुकूमत से बराह रास्त भी इस शिकवों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। तो सदर साहब ने गलत क्या किया? अगर उन्होंने उनका ख़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पोलिटिकल पार्टी का उनके पास आया, वो आगे आपको फॉरवर्ड कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को आगे उन्होंने एड्रेस कर दिया? देखें, ये जो खतूत का जो सिलसिला है, सदर साहब जो है वो अगर पूरे मुल्क के सदर हैं जी, और तमाम जमातों के सदर हैं, तो फिर उनको अपना ये किरदार मुस्तकिल मिजाजी से अदा करना चाहिए था। जी, आपसे बेहतर किसको मालूम है कि जब क़िबला जनाब इमरान ख़ान की हुकूमत थी, जब वो वज़ीर आज़म थे, तो इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ है। इस मुल्क के अंदर सियासी कायदीन, जिनमें उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, वो भी उनके बेटे जो थे वो भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे पंजाब असम्बली में, वो भी साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी, उनकी बहन, मुतअद्दिद सियासी रहनुमा, जिनमें साबिक़ ब्यूरोक्रेट्स, वो ऐसे मुकदमात के अंदर उन्होंने सज़ाएँ काटी हैं, जेल भुगता है, जिसके बारे में अदालतों के बहुत वाज़ेह फ़ैसले हैं। यहाँ तक कि आप शायद खाकान अब्बासी के केस का फ़ैसला देख लें, मिफ्ता इस्माइल का देख लें, आप आगे चल के राना सनाउल्लाह को जिस तरह से मनशियात के एक केस में उनको धरा गया, मीडिया हाउसेस बंद किए गए, सहाफ़ी निकाले गए, गोलियां चलीं एक सहाफ़ी पे, तशद्दुद हुआ, तो हमने तो इस तरह की कोई चिट्ठियाँ नहीं लिखी। ये जो आइन के जिन आर्टिकल्स का सदर साहब ने हवाला दिया जी, ये तो हमेशा से मौजूद थे, उस वक्त भी मौजूद थे। तो ये एक तरह से सदर साहब ने अपने इन खतूत से, चिट्ठियों से और मुतअद्दिद जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उसमें उन्होंने एक पार्टीज़न, एक जानिबदार किस्म के, एक जमात के कारकुन के तौर पर जो है वो एक वफादारी निभाने की कोशिश की, हमें ऐसा लगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ख़त लिखती है, मिसाल के तौर पे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी ख़त लिखती है, प्रेजेंट उसको भी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, अभी तो चूँकि लिखा नहीं है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, तो सदर ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो आइन से या कानून से बाहर हो?
देखिए, उन्होंने सदर सिर्फ साहब तहफ़्फ़ुज़ात आगे रेफर कर दिए कि जी मेरे पास लेटर आया है, प्रेसिडेंट तो विफाक का नुमाइंदा है, हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सो ये लीजिए देखिए, आपके सदर पास। साहब बहुत कुछ कर चुके हैं, वो आपके इल्म में है। आपके इल्म में है कि किस तरह से काजी फाइज ईसा का रेफरेंस जो है वो भेजा गया और फिर उसका नतीजा क्या निकला, और बाद में जो मुतज़ाद उनके बयानात हैं वो भी आपकी नज़र में। जी तो ये कोई पाकिस्तान के अवाम के लिए ये कोई इंकिशाफ नहीं है कि आरिफ अलवी साहब उस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, ये कोई इंकिशाफ नहीं है कि जी वो उस जमात के कारकुन रहे हैं। और फिर अगर पीटीआई चेयरमैन की हमशीरा सदर साहब पर तनकीद करें कि जी वो चेयरमैन साहब जो है वो उनसे बहुत नाराज़ हैं, और जो तकरीबन इख्तिताम है, कानूनी तौर पर तो उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है, ठीक, लेकिन क्योंकि आइन के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि जब तक नए सदर मुंतखब ना हो तो वो रहें, तो ये अंधे को भी नज़र आता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बादज सदारती जो उनका कैरियर है उसमें वो अपने लिए कोई जगह पैदा करना चाहते हैं। लेकिन ये इस बहुत किस्म क्लियर है। के इल्ज़ामातों पे केयरटेकर सेटअप पर भी लग रहे हैं कि आप अपने काबीना में देखिए, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो माजी में कुछ शख्सियात के साथ काम करते रहे हैं, ज़ाती तौर पे भी काम करते रहे हैं, जमाती तौर पे भी काम करते रहे हैं, उनकी काबीना के भी हिस्से रहे हैं, अभी भी उनके खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ तनकीद कर रही हैं, फवाद हसन फवाद साहब हो गए, अहद चीमा साहब हो गए, तौकीर शाह साहब हो गए, तो ये तो आपकी काबीना पर भी इल्ज़ामात हैं कि आपकी काबीना में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि फिर लगता है कि आप लोग किसी एक मखसूस सियासी जमात को फेवर कर रहे हैं। फिर ये भी एतराज़ उठा कि जब नवाज शरीफ की वापसी थी तो लंदन में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वो क्यों उनको सी ऑफ करने के लिए गए। तो ये इल्ज़ामात तो मौजूद हैं हर जगह पे। मेरे ख्याल में एक एक करके तमाम इल्ज़ामात पर बात कर लें। पहले आ जाएं फवाद हसन फवाद पे, जो हमारे निजकारी के वज़ीर हैं जी। फवाद हसन फवाद 35-36 साल की जो उनकी जो सर्विस है एक सिविल सर्वेंट के तौर पर, उसमें उन्होंने अपनी सिविल सर्विस का बड़ा हिस्सा पंजाब से बाहर गुजारा है, बलूचिस्तान में गुजारा है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, नवाब अकबर बुगटी और मैंगल और पता नहीं किस किस के साथ। तो किसी के साथ काम करने से आप उस जमात के नहीं हो जाते, इसका कोई ये कोई पैमाना नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं पीपुल्स पार्टी की जो 5 साल की हुकूमत थी 2008 से 2013 की, मैं जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है रेडियो पाकिस्तान उसका डायरेक्टर जनरल था। तो उसकी वजह से, और आज भी मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर है, क्या इसका मतलब ये होगा कि मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ? हरगिज़ नहीं, मैं कभी उस जमात का मेंबर नहीं रहा। तो एक सिविल सर्वेंट के तौर पर किसी हुकूमत के अंदर काम करना, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। और अभी इसी पे रहिए, फवाद हसन फवाद पे ही रहिए। अगर फवाद हसन फवाद मुस्लिम लीग नून के मतवाले होते तो अभी ख़त्म हुई है उनकी हुकूमत 16-17 महीने की, वो उसमें उनको कोई वज़ीर बना ले, वो 2-3 महीने के लिए वो वज़ीर क्यों बनना चाहेंगे। ये भी आपके इल्म में है कि जो एक एक्सरसाइज हुई थी री इमेजिनिंग पाकिस्तान, आपको याद है जी। उसके जो अहम लोग थे उनमें फवाद हसन फवाद साहब भी थे जी। उसके बारे में मुस्लिम लीग नून का, शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का, मरियम का, जो पूरी जो लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, उनका रवैया और उनका मौक़िफ़ उसके बारे में क्या था, वो आपके इल्म में है। ठीक। तो ये बेबुनियाद किस्म की बातें हैं। इसी तरह से तौकीर शाह, वो एक सिविल सर्वेंट थे, वो सिविल सर्वेंट के तौर पर ही रहे, वो कोई वज़ीर नहीं थे, उनकी नौकरी ख़त्म हुई, वो कहीं और चले गए, अब वो नहीं है। तो बाकी रह गए जी अहद चीमा, उस पर आ जाए। अहद चीमा साहब जो हैं वो सिविल सर्वेंट थे किसी वक्त में, फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने काम किया। ये 15-20 लोगों की काबीना में एक एडवाइज़र, जिसको सिर्फ इस वजह से रखा गया कि जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसमें वो कोई राय दें, प्राइम मिनिस्टर की मदद करें, फैसले तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ाम लगाने को तो किसी को ये भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जी मैंने गुलाबी रंग की टाई क्यों पहनी है, ज़रूर इसमें कोई खुफिया कोई पैगाम होगा, कोई
काले रंग का सूट क्यों? इल्ज़ाम तो इस मुल्क के अंदर लगाना आसान तरीन काम है, लेकिन उसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसकी कोई बुनियाद नहीं। मेरे सवाल करने का मकसद ये था कि जो इल्ज़ामात इस वक्त सदर साहब पे आयद किए जा रहे हैं, वो इल्ज़ामात कहीं ना कहीं केयर टेकर सेटअप के ऊपर भी उंगलियां उठाने का बाइस बन सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सदर साहब का जो रोल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सदर साहब ने जब पीटीआई की हुकूमत थी तो जानिबदारी का मुजाहरा किया। सदर साहब ने एक गैर आइनी काम किया। जब आप आइन खोल के पढ़ लें कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई हो तो उस वक्त असेंबली तहलील नहीं की जा सकती, ये अख्तियार वज़ीर आज़म का ख़त्म हो जाता है। उन्होंने जिस जल्दी के साथ कौमी असेंबली तहलील की और जिस जल्दी के साथ इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भेजी, जल्दी से आप वो शेड्यूल दे दें, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं तनकीद कर रहा, उस आइन के फैसले में लिखा है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था, आइनी धोखेबाजी थी। अभी पिछले दिनों काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में जो प्रोसीडिंग्स हुई है उसमें भी कहा गया कि ये आइन की खिलाफ वर्जी थी, शदीद खिलाफ वर्जी। ये वो काम है जो कि फौजी आमिर करते रहे इस मुल्क में। कौमी असम्बली को वो जो मशहूर 58(2)B जो होता था, जो निकाल दिया गया आइन में से, जो डाला गया था जी, तो ये काम वो करते थे। तो इन्होंने तो इस तरह के काम, सदर साहब ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई थी, उनके कितने ऑर्डिनेंस जो है वो अदालतों ने उठाकर बाहर फेंके, ये आपके इल्म में है। तो ऐसी बात नहीं है कि उनका मुतनाज़ा किरदार नहीं। निगरान सेटअप को ज़ेब देता है क्योंकि आप लोग रियासत का एक सुतून है और सदर भी रियासत का एक सुतून है। हम खामोश थे, 2.5-3 महीने हम खामोश थे, लेकिन सबर का पैमाना अब लबरेज हो गया। नहीं, अगर के बारे में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये दो रियासत के सुतूनों के रियासत की फंक्शनिंग के लिए ये अगर गलत इल्ज़ाम लगेगा निगरान हुकूमत पर, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगेगा, सिर्फ हम पे नहीं, इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ामात लग गए। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कौन सा काम किया है गैर आइनी अब तक जो उनका मैंडेट था उस पर वो पूरे रहे जी। उन्होंने जो 3 मरहले जो हैं इलेक्शन कराने के, वो अब आखिरी मरहले में है। 30 नवंबर उनकी आखिरी कट ऑफ डेट है। वो उस पर इतना शोर हंगामा, जी तारीख नहीं दे रहे, जी तारीख नहीं दे रहे, तारीख दे दी। अब जो है वो कोई और, जो कि पुरानी तारीख से डिविएशन थी। पुरानी तारीख जनवरी के आखिरी हफ्ते की थी, अब 8 फरवरी उन्होंने ऐलान नहीं किया था तारीख का। अमलन प्रेस रिलीज आ चुकी थी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मैंने खबरें जरूर 28 जनवरी उनका इरादा था, ECB की प्रेस रिलीज उनका इरादा था 28 जनवरी को करने का, लेकिन बाद में 28 की तारीख नहीं आई थी, लेकिन प्रेस रिलीज में जनवरी का आखिरी हफ्ता डिफाइन हो गया था कि हम कराएंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम कराएंगे। वो जनवरी के आखिरी हफ्ते से भी डिविएशन हो गई ना, अब वो फरवरी के बाद फरवरी तक चली गई थी। मैं इसको डिविएशन नहीं कहूँगा। आप समझते हैं कि 8 फरवरी तक कोई इलेक्शन होंगे अब हतमी तौर पर? मैं ये कहूँ कि ये डिविएशन नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये क्योंकि अहम आइनी मामला है, इस पर मुशावरत कर लें। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन उससे पहले 8 फरवरी को इलेक्शन हतमी है, फाइनल है? जी बिल्कुल हतमी है। अब इसमें निगरान सेटअप ने ज़ाहिर फैसिलिटेट करना ECP को, इस पे सवालात करेंगे आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। आज प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली हम गुफ्तगू कर रहे हैं इंटरिम फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मुर्तज़ा सोलंकी साहब से। स्टे विद अस जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, खुसूसी इंटरव्यू कर रहे हैं केयर टेकर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब का। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, सवाल हो रहा था कि क्या 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होंगे? आपने कहा जी बिल्कुल हतमी है। मैंने यही कहा 8 फरवरी जुमेरात 2024 जी। साल भी बता दें, साल भी साथ में वाजे कर दें, ये हतमी तारीख है। इसको हतमी रखने के लिए जाहिर है कि आप लोगों ने प्रोविजन करनी है, ECP की मुआविनत करनी है, फंड्स देने हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। मुसलसल इलेक्शन कमीशन से राब्ते में उनकी तमाम ज़रूरियात, माली, इंतज़ामी, सिक्योरिटी की तमाम ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। किसी तरह फंड्स में कोई रुकावट तो नहीं होगी, ECP कोई रुकावट नहीं होगी। मैं पिछली हुकूमतों के बारे में कोई तबसरा नहीं करूँगा, जो भी उनकी वजूहात हों, लेकिन हमारी कमिटमेंट है, हम उनको तमाम
ان کی ضروریات پوری کریں گے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی صدر صاحب کتنی چٹھیاں لکھتے ہیں اور وہ کیا بیانات دیتے ہیں، کون سے انٹرویوز دیتے ہیں. یہ پھر ابھی وقفے سے پہلے بھی جب بات ہو رہی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں. ہمیں پریشانی اس لیے کہ وہ ایک بہت ہی عزت اور احترام کا ایک آئینی ادارہ ہے. وہ 25 کروڑ لوگوں کے ان کا صدر ہونا چاہیے، اور آپ کے آئین میں لکھا ہے کہ صدر مملکت سپریم کمانڈر ہے آرمڈ فورسز کے. لوگ آپ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ 9 مئی کو جب جو عسکری تنصیبات پہ، فوج پہ، شہداء کے مقامات پر جو حملے ہوئے تو صدر صاحب نے کتنی چٹھیاں لکھی، حکومت کو کیا کہا، کوئی کتنی بار کنڈیم کیا. یہ ان کا کردار نہیں مجھے تھا. یاد پڑتا ہے کچھ دنوں کے بعد تو صدر کی طرف سے مذمتی بیان شاید جاری ہوا تھا، شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دیکھیں کہ صدر نے آپ مذمت اس کا موازنہ کریں ان چٹھیوں سے اور انٹرویوز کے اس پورے لامتناہی سلسلے سے جو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو کوئی توازن بھی ہونا چاہیے نا کہ یہ کتنا بڑا واقعہ تھا. صدر صاحب گئے ہیں جناح ہاؤس آج تک؟ بتائیے. یہ آپ ایک چٹھی لکھ دیجیے صدر صاحب کو نہیں، اور ان سے سوال لوگوں کو پتہ ہے. آپ ان سے سوال کر لیجئے کہ آپ ابھی تک دیکھیں جناح ہاؤس کیوں نہیں گئے. میں نے صرف یہی سوال اٹھایا کہ یہ اپنے عہدے کی بے توقیری نہ کریں. ٹھیک، وہ 25 کروڑ لوگوں کے صدر بنے، وہ لوگوں کو نظر آنا چاہیے. اور اب ویسے بھی وہ فیگ اینڈ ہے ان کے ٹینیور کا، تو کم از کم جاتے جاتے اس کا خیال رکھیں کہ جی نظر آئے کہ جی وہ غیر جانبدار واقعی وفا کی علامت ہے، پی ٹی آئی کی علامت نہ بنے. نگران حکومت کافی غصے میں لگ رہی ہے صدر کے بارے میں. نہیں، وہ غصے میں نہیں ہے. وہ اگر ان کی طرف سے بلا وجہ الیکشن کمیشن پہ تنقید ہوگی، ہم اپنا کام کرنے کی ہم ناک کی سیدھ میں جا رہے تھے. 3 مہینے تک ہم نے کچھ خاموشی سے کام کیا. لیکن اگر بار بار آپ اس طرح کے سوال اٹھائیں گے، اب اگر عمر ایوب جیسے لوگ جو ہے وہ تنقید کریں گے تو پھر ظاہر ہے پھر جواب. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ یہ صرف صدر صاحب کی طرف سے نہیں ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی نگران سیٹ اپ کو، چاہے وہ آپ کا سینٹر میں ہو چاہے وہ پروونسز میں ہو، ان پہ الزام عائد کر رہی ہیں کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو فیور کیا جا رہا ہے. اور آپ نے میرے اس سوال کا حصے کا جواب نہیں دیا کہ نواز شریف جب واپس آ رہے تھے تو لندن میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر کیوں ان کو سی آف کرنے گئے؟ اس میں کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. ہمارے جو ہائی کمشنر ہوتے ہیں یا سفیر ہوتے ہیں وہ پوری قوم کے سفیر ہوتے ہیں، جس ملک میں بھی ہوتے ہیں اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کے کمیونٹی لیڈر سے ملتے ہیں. ہمارے جو موجودہ ہائی کمشنر ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیڈر سے بھی مل چکے ہیں. آپ کو کہیں تو ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا دیں گے. پی ٹی آئی کے کون سے لیڈر سے؟ وہاں پر لوگوں سے وہ ملتے رہے، کمیونٹی کے تمام لوگوں سے. اور نواز شریف انٹریکشن ایک الگ چیز ہے، لیکن جب وہ پاکستان روانہ ہو رہے ہیں نواز شریف تو اس کے لیے ان کو پروٹوکول، ان کو 3 بار وزیر اعظم آخری بار وہاں سے جا رہے ہیں. وہ وہاں قریبی تھے، کوئی لیبر پارٹی کی کانفرنس تھی اس دن. ان کو پتا چلا، ہمارے اپنے کچھ ویلیوز بھی ہیں، ان کو پتا چلا کہ وہ جا رہے ہیں تو وہ جا کر ان کے ساتھ. کیا یہ نگران حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا یا ان کا اپنا ڈیسیجن تھا؟ نہیں، اس میں نہ نگران حکومت کو کہنے کی ضرورت تھی کیونکہ وہ ریاست کے حکومت کے نمائندے ہیں باہر. وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ قوم کے بھی نمائندے ہیں اور پاکستان کی ایک اہم سیاسی شخصیت ہیں، سابق 3 دفعہ وزیر اعظم ہیں. وہ جا رہے ہیں، انہوں نے ان کو کوئی 21 توپوں کی سلامی نہیں دی، ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی. یہ ہمارے اخلاقی اقدار بھی ہے، اس میں ایسی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے. اور کیا یہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان یا ان کے نمائندوں کو یہ فیسلٹی حاصل ہوگی کہ کہیں پر بھی تعینات کوئی بھی ہائی کمشنر ان کے ساتھ اس طرح کا ایک پروٹوکول کا یا ایک سی آف کا میرے خیال میں اس اخلاقی اقدار کا مظاہرہ سب کو کرنا چاہیے اور تمام کے لیے، سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہیں سے آغاز ہوا نگران حکومت پہ ٹیگ لگنے کا یا الزامات کی شدت کا کہ آپ بھی اسی سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو فیور کیا جا رہا ہے. دیکھیں الزام تو ابھی کوئی بھی لگا سکتا ہے. اب نون لیگ والوں سے پوچھے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ابھی تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں ان کا ابھی تک ازالہ نہیں ہوا. ہمارے لوگوں کو سالہ سال جیلوں میں ڈالا گیا. ابھی تک ایک ہمارے جھوٹے مقدمے میں ہمارے بندے جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی تاحیات جو
نااہلی ہے اس کا تنازع کیا آپ ابھی تک سمجھتے چل ہیں رہا کہ نون لیگ کا ازالہ نہیں ہوا یا نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ دیکھیں میرے خیال میں تو ہم سب کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں بشمول مسلم لیگ نون. ٹھیک. اور اگر کہیں کوئی شکایت ہو تو شکایت کرنے کا حق ہے لوگوں کو, یہ جمہوریت ہے. تنقید کرنے کا بھی حق ہے, نگران حکومت پر تنقید کرنے کا بھی حق ہے, کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. میں ہر روز کہتا ہوں کہ جمہوریت قبرستان نہیں ہے کہ اس میں خاموشی ہو. آوازیں آنی چاہیے, آواز کا آنا اچھا ہے. کہیں اگر تھوڑی بہت بھی کہیں سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو شکایت کرنی چاہیے, آپ کے تھرو, کورٹس کے تھرو, الیکشن کمیشن کے تھرو, چاہے صدر کے تھرو. صدر جو ہے وہ ایک غیر ہم متنازع گھوم پھر کے وہیں شخصیت پہ ہے, آ رہے ہیں ان لیکن کو غیر متنازع ہونا چاہیے. یا تو وہ سب کی آواز بنتے, پھر تو میں نے پہلے گزارش کی کہ کوئی اور پولیٹیکل وہ پارٹی ایسا صدر کو ہوا خط نہیں ہے نا, لکھے گی, ایسا کوئی ہوا اور نہیں. پولیٹیکل پارٹی اگر صدر کو خط لکھے گی تو صدر وہ خط بھی آپ کو وہ فارورڈ کر دیں گے. لکھے گی کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کے اب تو مدت ختم ہو گئی ہے, اس پورے عرصے کے اندر ان کا جو کردار تھا وہ کوئی اتنا شاندار نہیں رہا. اب پاکستان تحریک انصاف کو شکوہ ہے کہ ان کے اسلام آباد میں کوئی جلسے ہونے ہوں, کوئی کارنر میٹنگز ہونی ہوں, پنجاب میں ہونی ہوں, سندھ میں ہونی ہوں, خیبر پختونخوا, بلوچستان میں, جہاں پر بھی پورے پاکستان میں ہونی ہوں, اس سے پہلے کریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے, ان کے کارکنان کو, ان کے لیڈرز کو اٹھایا جاتا ہے. تو پاکستان تحریک اسلام انصاف آباد کے میں انہوں نے کون سا پبلک ریلی کچھ کی کارنر میٹنگز کے شکوے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ جہاں پر ان سے کہیں کہ F9 پارک میں کل درخواست دیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو, جو کہ سب کو کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ڈی چوک پہ یا ریڈ زون میں آپ کرنے کی کوشش کریں. اسلام آباد میں کہیں پر بھی پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہے, کارنر میٹنگ کرنا چاہے, دیکھیں نہیں روکا جائے جو گا. قوانین ہیں کوئی crack down نہیں ہوگا. نہیں, کہیں کی بات نہیں ہے. فیض آباد دھرنا کیس کے بعد کچھ جو رہنما اصول جو ہے وہ مرتب کیے گئے تھے. کسی بھی جماعت کو کشمیر ہائی وے پہ یا اسلام آباد ایکسپریس وے پہ یا ڈی چوک پہ یا ریڈ زون میں اس طرح کی اجازت نہیں ملنے والی, نہ ملنی چاہیے. دنیا بھر میں ابھی آپ دیکھیں فلسطین کے حوالے سے لاکھوں لوگوں کے جلوس نکلے ہیں, لیکن مقررہ روٹس پہ نکلے. جی تو ہمارے پاس بہت اچھی جگہ ہیں جی. پریڈ گراؤنڈ ہے جی, F9 پارک ہے, اور بھی کوئی جی وہ اتوار بازار ہے, بہت ساری جگہ ہیں اسلام آباد میں. تو جب ابھی تو الیکشن شیڈیول بھی اناؤنس نہیں ہوا, ابھی تو باضابطہ طور پر الیکشن کی مہم شروع نہیں ہوئی, میرے خیال میں 5 دسمبر کے بعد ہوگی, کیونکہ 30 نومبر کٹ آف ڈیٹ ہے. تو 2 مہینے ملیں گے, آپ خاطر جمع رکھیں, 2 مہینے بہت ہوتے ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی, تمام رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم کی اجازت ہوگی اور سب کو برابر مواقع ملیں گے, سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ دیٹ. لیکن کچھ مزید کوشچنز بھی ہیں, آئی ہیو ٹو پٹ دیم ٹو مرتضیٰ سولنگی صاحب, بٹ آفٹر دس شارٹ بریک, لیٹس ٹیک دس بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج ہم ایکسکلوسیو انٹرویو کر رہے ہیں نگران وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب کا. سولنگی صاحب, ایک تو آج پیپلز پارٹی کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی, انفیکٹ رضا ربانی صاحب کی طرف سے, اور بڑے عجیب و غریب خدشات کا انہوں نے اظہار کر دیا. ان کا لب لباب یہ تھا, کرکس یہ تھا کہ شاید 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور شاید اسی لیے نون لیگ 2/3 اکثریت مانگ رہی ہے, یا 2/3 اکثریت دلوائی جائے گی مسلم لیگ نون کو, تاکہ 18ویں ترمیم میں مزید تبدیلی لائی جا سکے. پیپلز پارٹی کے خدشات کس حد تک درست ہو سکتے ہیں, اگر آپ اس پر رائے دینا چاہیں, اور 18ویں ترمیم کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, کیا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, یہ فیصلہ کرنا کہ 18ویں یا کسی بھی ترمیم میں کوئی ترمیم کرنی ہے, یہ پارلیمان کا اختیار ہے, لوگوں کا اختیار ہے. میں ایک غیر منتخب وزیر کے طور پر, اور جب کہ میرے ذمہ ایک نگران حکومت کا کام ہے, تو میں اس پر تبصرہ الیکشن کے بعد ہی کروں تو مناسب ہے, لیکن یہ اختیار پارلیمان کا ہے. درست. ابھی میں سینٹ میں تھا پچھلے دنوں, کافی سینیٹرز جس میں ان تمام جماعتوں نے جنہوں نے 18ویں ترمیم منظور کی, جنہوں نے آرٹیکل 224 میں ترمیم کر کے نگران حکومتوں کا سیٹ اپ لائے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نگران سیٹ اپ ٹھیک نہیں ہے, وہ مطمئن نہیں ہے, وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وہ کیسے کریں گے اگر اس کو ریورس نہیں کریں گے؟ تو کوئی بھی آئین کا آرٹیکل جو ہے وہ کوئی مقدس صحیفہ نہیں ہے, عوام کی ضروریات کے لیے. ہاں, اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے کسی بھی وقت. اگر ملک کو ضرورت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی غلطی کر لی, مثال کے طور پر آئین کا آرٹیکل 41 جو ہے, اس کے اندر ضیاء الحق ترمیم کر کے صوبائی اسمبلیوں کو ڈال کر گئے تھے الیکٹورل کالج میں,
लेकिन 47 हटाने के लिए वो भूल गए, 18वीं तरमीम में भी उसमें कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपकी ज़रूरत हो। मकामी हुकूमतों के अख्तियारात हैं। अब आर्टिकल 140A के अंदर लिखा है कि मकामी हुकूमतें होंगी, बाख्तियार होंगी, माली इंतज़ामी और कानूनी तौर पर आज़ाद। लेकिन NFC से जो पैसे PFC में जाते हैं फिर आगे वो डेवोल्यूशन का शिकार नहीं काफ़ी लोगों को एतराज़ है। तो अब ये तब्दीलियाँ करना ये तो पार्लिमान का काम है, अवाम फैसला करेंगे, वो लोग जिसको लाएं। अब खदशात अगर किसी को है तो वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। एक आखिरी सवाल, बल्कि चंद आखिरी सवालात का मजमुआ, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम रह गया है। इन चंद महीनों में आपने अपनी वजारत में क्या कुछ तब्दीलियाँ लेके आए हैं और आगे चंद महीने आपके रह गए हैं, बाकी दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने से भी कम कर सकते हैं। हम कोई क्या कुछ मज़ीद करना बड़ी तब्दीलियाँ तो खैर हम ला नहीं सकते, जो आईनी और कानूनी जो मुश्किलात हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि निगरान हुकूमत इसको यकीनी बनाए कि कम अज़ कम जो सरकारी जो इदारे हैं, PTV है, रेडियो पाकिस्तान है, उसकी जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो किसी एक जमात की तरफ ना हो। ठीक। आज भी मैं सेनेट में था तो बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर चल रही थी मिठी में, पीपल्स पार्टी का जलसा था। तो मैंने कहा कि जल्दी से PTV लगाएं, ज़रा मैं देखूं कि वहाँ पर क्या आ रहा है। बाकी सारे चैनल्स पे बिलावल की तकरीर थी तो मुझे देखकर खुशी हुई कि बिलावल साहब की थी। यही कारसाज के हवाले से मौलाना सिराजुल हक हो, फजल रहमान हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा तो PTV वो भी दिखाएगा? अगर होगा तो ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही तो शिकवा है कि जलसे उनके होने नहीं दिए जाते, चाहे वो सेंटर में कहीं हो रहे हों, चाहे वो प्रोविंसेस में हो रहे हों, चाहे पंजाब में हो रहे इन्होंने हों। कोई ऐसी कोशिश नहीं की। इस्लामाबाद में जब करेंगे तो हम दिखाएंगे। लेकिन बाकी सूबों में भी जहां पर भी हो तो दिखाएंगे, लाहौर में करेंगे, जहां भी होंगे तो हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जी बिल्कुल दिखाएंगे। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो गया तो ये एक बहुत मुस्बत डेवलपमेंट होगी आपके टेन्योर में और ये आगे कंटिन्यू होनी चाहिए जी। और खबरों में भी, हालात हाजरा के प्रोग्रामों में भी हम सबको दावत देते हैं, बशमुल PTI। इसके अलावा कुछ और आपका विजन है कि जो 3 महीने आपके पास कमोबेश रह गए हैं, कोई ऐसी तब्दीली ले आएं जो कि कोशिश यही होनी चाहिए कि अपना जो सिस्टम जो पहले से मौजूद है उसको ज़रा बेहतर कर ले। बुनियादी इस्लाहात हमारा एजेंडा नहीं है, मेरा अपनी सोच हो सकती है लेकिन मैं वो दूंगा नहीं। ठीक, ये काम मेरा नहीं है। जो इलेक्टेड मिनिस्टर होंगे आइंदा के लिए उनकी तरफ आप ये छोड़ के जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपके वक्त के लिए। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आज के मॉर्निंग इंशाल्लाह एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।